बता दें कि सेना की वर्दी में जम्मू के पास आतंकियों के डबल अटैक में 10 लोगों की मौत हो गई। सेना कैंप में घुसे तीनों आतंकी मारे गए हैं। खबर यह भी है कि करीब 12 से 14 आतंकी भारत में घुस चुके हैं। इसी माहौल में 3 दिन बाद अमेरिका में मनमोहन और नवाज शरीफ की मुलाकात होनी है। पीएम ने अमेरिका से बयान जारी कर कहा है कि बातचीत नहीं रुकेगी। बीजेपी ने कहा है कि ऐसे माहौल में बातचीत नहीं होनी चाहिए। इसी के बाद बड़ा सवाल यह कि क्या इस तरह के माहौल में भी पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। सुबह जम्मू और आसपास के लोगों की नींद गोलियों की आवाज सुनकर टूटी। जिन 2 जगहों पर आतंकियों ने हमारे जवानों के साथ खूनी खेल खेला है, उनमें से एक जम्मू से 30 किलोमीटर दूर तो दूसरी 60 किलोमीटर दूर। ये तस्वीरें सुबह 9 बजे की हैं, जब 3-4 आतंकियों ने सांबा के सैनिक कैंप पर हमला किया। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले आतंकी कठुआ के हीरानगर थाने पर हमला करके पुलिस वालों का खून बहा चुके थे। थाने तक पहुंचने के लिए आतंकियों ने इस टेम्पो को अपना हथियार बनाया। संतरी जो है उसके ऊपर अटैक किया, संतरी को मारा। उसके बाद जो है 4 और भी जो है पुलिस ऑफिसर शहीद हुए। उन्होंने आतंकी अब जम्मू पठानकोट हाईवे पर आ चुके थे और ट्रक में सवार होकर जम्मू की तरफ बढ़ने लगे। तब तक हमले की खबर हर तरफ फैल चुकी थी। आतंकियों ने रास्ते में ही ट्रक को छोड़ दिया और पैदल ही सांबा में सेना के इस कैंप में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी। इन्होंने वो ट्रक छोड़ा और वहां से किसी मेटाडोर में हाईवे की तरफ से रूट लिया और यहाँ दयानी नाले के साथ ये जो ऑफिसर्स मेस है और इधर कैंप है तो इसके अंदर घुसे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के दफ्तर को फोन करके लश्कर से जुड़े शोहदा ब्रिगेड नाम के संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। जम्मू के सेना के कैंप में जो आतंकवादी घुसे थे उनके खात्मे के लिए जम्मू के सेना के कैंप में फाइनल असॉल्ट चल रहा है। गोलियां चल रही हैं लगातार यहाँ पर, और यहाँ पर जो है लगातार फायर चल रहा है और लगातार ये जो फायरिंग की वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ रही है। 29 सितंबर को अमेरिका में पाकिस्तान के पीएम से बातचीत होनी है। विपक्ष कह रहा है कि पीएम को बातचीत नहीं करनी चाहिए, लेकिन खुद पीएम की ओर से कहा गया है कि बातचीत होगी। ये पहली घटना नहीं है। आतंकवाद की लगातार घटनाएं घट रही हैं और इसलिए इसको नज़रअंदाज कर देना कि अरे ये तो टॉक्स को डील करने के लिए की गई है, मुझे लगता है कि नादानी होगी। 2 टूक बातचीत नहीं होनी चाहिए। बातचीत क्या हो सकती है, इसके लिए आप जो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जो वहाँ गए हुए उनके विवेक पर भरोसा कीजिए, क्योंकि इस वक्त बातचीत का वो माहौल नहीं है जो बातचीत की जा सके। लेकिन शिकायत का माहौल ज़रूर है और शिकायत के साथ में उस बात को किस तरह से कहा जाए और कैसे कहा जाए, इसके लिए क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ पर हैं, विदेश मंत्री वहाँ पर हैं, वो इस आज की हालात का जायजा लेकर क्या फैसला करते हैं वो हम सबको पता लग जाएगा। हमले के बाद बातचीत हो या न हो, इसको लेकर राजनीति जारी है। लेकिन सवाल ये कि क्या पाकिस्तान से आए आतंकियों के हमले के बाद देश में जिस तरह का माहौल है, वैसे माहौल में पाकिस्तान के पीएम से बातचीत होनी चाहिए? क्या इस हमले के बाद भी पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? जैसा कि प्रधानमंत्री की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है, अमेरिका में बातचीत होनी है, 29 सितंबर को बातचीत होनी है। इसी पर बात करेंगे हम। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही मेरे साथ मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ और तमाम मेहमान जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी से, उन सबसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले विजय, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से हमला किया जा रहा है कि ऐसे समय में बातचीत नहीं होनी चाहिए, जिस तरह का हमला किया गया, क्या बातचीत होनी चाहिए या नहीं? देखिए, इस बारे में जो अभी राज बब्बर कह रहे थे, बड़ी संयत वाली उनकी प्रतिक्रिया थी कि ये प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के विवेक पर निर्भर करता है कि वो बातचीत करते हैं या फिर शिकायत का मौका है तो वहाँ शिकायत करते हैं। कुल मिलाकर भारत सरकार की अब तक की विदेश नीति, चाहे वो बीजेपी की हो, एनडीए की हो, चाहे कांग्रेस की हो, ये रही है कि आतंकवाद भी फैलता रहता है, आतंकवादी घटनाएं भी होती रही हैं और कुछ नाराजगी के बाद कुछ मान मनोबल हो जाता है दोनों पक्षों की तरफ से और बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन अभी जब एक चुनावी माहौल भी है, उस समय देश के अंदर लोगों का जो मूड है वो भी बहुत खराब है। ताज़ा हमला हुआ है, जिस समय बातचीत हो रही होगी तब ये जो शहीद हुए हैं उनके घर, उनके यहाँ उनकी चिताएं जल रही होंगी, मातम पसरा होगा और फिर अभी वो नवाज शरीफ से मनमोहन सिंह मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर हमें हासिल क्या होने वाला है? क्या हमें वो एमएनएफ का स्टेटस वाला क्लियर करने वाले हैं? क्या वो हमें ठोस आश्वासन देने वाले हैं कि 26/11 के जो आतंकवादी हैं जिनके खिलाफ पाकिस्तान की अदालत में मामला चल रहा है उसमें तेजी लाई जाएगी? क्या वो इस बात को स्वीकार करने वाले हैं कि हाँ, पाकिस्तान में आतंकवादी शिविर चल रहे हैं जिनको वो नष्ट करेंगे, या समयबद्ध तरीके से उन्हें नष्ट करने की कोशिश होगी? हमें जब ऐसा कोई एक
ठोस आश्वासन नहीं मिलने वाला है, जैसा बताया जा रहा है मोटे तौर पर एक झुंझुना वापस थमा दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर बातचीत नहीं करते या जोरदार ढंग से आप शिकायत दर्ज करते हैं, अपना विरोध दर्ज करते हैं और फिर उठ लेते हैं वहां से, तो भी एक स्ट्रांग संदेश, एक स्ट्रांग मैसेज नवाज शरीफ को जा सकता है। मतलब बातचीत की जा सकती है लेकिन अपनी शर्तों पर की जा सकती है, अपनी शिकायत दर्ज की जा सकती है, आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए, हमारे साथ बीजेपी से मीनाक्षी लेखी जुड़ गई हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से राजेंद्र राणा जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से भी मेहमान जुड़ेंगे, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भरत वर्मा और राज बब्बर भी जुड़ेंगे। मीनाक्षी जी, लेकिन आपसे मेरा सवाल कि बीजेपी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि इस तरह के माहौल में, इस तरह के हमले के बाद बातचीत नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या बातचीत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए या शिकायत दर्ज कराई जा सकती है या अपनी बात सख्ती से रखी जा सकती है? क्या पक्ष आपका? देखिए, पक्ष स्पष्ट है कि बहुत सारे विषयों में आप जो है मैसेजेस देते हैं, संदेश देते हैं, और संदेश 3 तरीके के होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एक व्यापारिक जो संबंध है उनको लेकर, दूसरा किसी देश को आप आइसोलेट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पक्ष पर, और तीसरा मिलिट्री एक्शन होता है। इनमें से तीनों में से एक, तीनों में से 2 या जो भी सहूलियत हो वो पक्ष लिया जाता है। पिछले 9 वर्षों में लगातार उन्होंने आपके ऊपर अतिक्रमण किया, यहां तक कि चीन ने 300 बार आपके ऊपर हमला किया पिछले 2 सालों में, लेकिन आपने उसको $41.95 बिलियन का बिजनेस दिया। तो कुछ जो संदेश सख्ती से दिए जाने चाहिए वो संदेश नहीं दिए गए, और एक माहौल होता है बातचीत का और प्रेशर बनाया जाता है दूसरे देश पर कि सही माहौल में बातचीत हो सके। लेकिन जब सही माहौल में बातचीत ना हो और वो आपके सर काटते रहे और आप बातचीत करने की पेशकश करते रहे, तो वो आपकी कमजोरी दिखाता है, ना कि एक ताकतवर पोजीशन जो कि बहुत आवश्यक है कि आपके मुताबिक ये कमजोरी दिखाता है। बीजेपी की क्या नीति रही है जब वो सत्ता में थी, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन भरत वर्मा जी, क्या ऐसे समय में हम कमजोर दिखाई देंगे? क्या भारत कमजोर दिखाई देगा अगर वो बात करता है इस तरह के हमले के बाद, या जो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि डिरेल करने की कोशिश है? ये भारत कमजोर दिखाई नहीं देगा, भारत कमजोर ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। और ये आप अगर इसकी बड़ी तस्वीर समझें कि पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो पूरे जम्मू में एथनिक क्लींजिंग करने की कोशिश कर रहा है। इस सेक्टर में अटैक नहीं होते थे, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है यहां पर। वो यहां पर एथनिक क्लींजिंग करने की कोशिश कर रहा है, किश्तवाड़ से शुरू किया उसने, और वहां हिंदू मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में लाना चाहता है। ये लॉन्ग टर्म प्लान है पाकिस्तान का, और आप ऐसे देश के साथ बात कर रहे हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर क्रिमिनल कन्विक्ट्स के लिए ऑर्डिनेंस पास करके उनको पार्लियामेंट में बिठाना चाहता है, वो इस देश को सुरक्षा दे सकता है? ठीक, वो बिल्कुल नहीं दे सकता देश को सुरक्षा। राजेंद्र राणा जी, क्या भारत कमजोर दिखाई दे रहा है? जो भरत वर्मा जी का कहना है कि भारत कमजोर बिल्कुल साबित हो रहा है, जिस तरह से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। बातचीत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान से, और इस तरह के अगर उनके इरादे तो फिर तो किसी तरह का कोई संबंध ही नहीं होना चाहिए। हमें ताज्जुब होता है, और इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी सेना, इतना हाई मोराल, सभी तरह के हमारे पास शस्त्र और कंप्लीटली स्ट्रैटेजिक रूप से हम लोग बहुत मजबूत, लेकिन राजनीतिक शक्ति इतनी कमजोर कि जब से यूपीए की सरकार है, मनमोहन सिंह जी की सरकार है, हमेशा कमजोर और लचर दिखाई देती है। हमारे नेता बोल चुके हैं पार्लियामेंट में, नेताजी ने स्पष्ट रूप से कहा, राजेंद्र राणा जी, राजनीतिक इच्छा शक्ति लचर सरकार है तो आप उसका साथ क्यों देते हैं? फिर आप उसका साथ क्यों देते हैं? स्थिति कैसी है? वो लचर सरकार तो आपके समर्थन से बनी हुई है ना? चाइना हो जी, इन सांप्रदायिक शक्तियों से बचाने के लिए देश को नहीं, ये वजह नहीं हो सकती ना, ये वजह नहीं हो सकती कि आप उसकी वजह से लचर सरकार चलने आपके विचार में भारत को क्या करना चाहिए पाकिस्तान के साथ? शक्तियों से बचाने के लिए साथ दिया जाता है। आपके विचार में भारत को पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए? हमारी तो सीधी सीधी सोच है कि राजनीतिक दृढ़ता होनी चाहिए। जब इतनी बड़ी स्ट्रैटेजिक पावर हमारे पास है और इतना मनोबल यदि सत्ताधारी दल के पास नहीं है,
कमजोर और लचर रुख दिखाई देता है यूपीए गवर्नमेंट का, यानी लड़ाई। इससे ज्यादा अफसोसजनक बात क्या हो सकती है? करना क्या चाहिए वो बताइए ना। देख रहे हैं इस बात को राणा जी, आप ये बताएं कि पास तमाम सैन्य शक्ति है, सरकार को क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए? अभी भी हम अफसोस होता है हमें, कभी कभी हम सोचते हैं, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान बार बार हमले कर रहा है, बार बार आंतरिक मोर्चे पे, बार बार पाकिस्तान में पूरा आतंकवादियों के अड्डे चल रहे हैं आज भी। राजेंद्र राणा जी, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप इस सरकार को समर्थन देते हैं। आपसे हम जानना ही चाहते हैं कि क्या करना चाहिए सरकार को, सरकार को क्या करना चाहिए? आपको कुछ कहना चाहिए ना, आप तो समर्थन देते हैं, क्या करे वो? बातचीत ना करे, संबंध खत्म कर दे, युद्ध करे, क्या करे? राजनीतिक दृढ़ता दिखानी चाहिए। ये क्या होती है दृढ़ता? जवाब देना चाहिए, नहीं युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन और तरह के तमाम, मैं जानता हूं मिलिट्री डिफेंस में, ठीक है, हमारे साथ, ठीक है, हमारे साथ बहुत सारे जवाब दिए जा सकते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से राज बब्बर साहब जुड़ गए, जवाब दिए जा सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से राज बब्बर साहब जुड़ गए, दृढ़ता, ठीक है, वो मजबूती, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब देने के लिए हमारे साथ राज बब्बर साहब जुड़ गए। राज बब्बर साहब, आप सुन रहे हैं, लोग कमजोर दिखाई पड़ते हैं। राजेंद्र राणा जी बोल रहे हैं, कह चुके हैं कि चाइना, ठीक है राजेंद्र जी, समाजवादी पार्टी से राजेंद्र राणा जी हैं जो बोल रहे थे इस वक्त, जिन्हें आप सुन रहे होंगे। उनका ये कहना है कि राजनीतिक दृढ़ता नहीं दिखाई दे रही है, लचर सरकार आपकी दिखाई दे रही है, कमजोर दिखाई दे रही है आपकी सरकार, क्योंकि इस तरह के हमले के बाद भी आप बातचीत करने जा रहे हैं। देखिए, ये एक बड़ा विचित्र सी बात है। बातचीत करने वाला आदमी कमजोर नहीं होता। बातचीत वही कर सकता है जिसके अंदर जो है दृढ़ता होती है, क्षमता होती है, वही सामने से आंख में आंख मिला के बात कर पाता है। और हम इस बात को जो है थोड़ा सा गंभीरता से लेना चाहिए। मैं अभी कोई साथी हमारे पूछ रहे थे कि ये राजनीतिक दृढ़ता की बात कर रहे थे कोई शख्स, तो उनसे कह रहे थे कि दृढ़ता क्या होती है। मैंने एक सुना था किसी ने कहा, ये वाकई ये प्रश्न एक बहुत बड़ा प्रश्न है भाई। या तो आप युद्ध करें, अगर युद्ध नहीं करना चाहते तो ये दृढ़ता क्या चीज है उसका बताएं कि किस तरह की दृढ़ता। ठीक है, मीनाक्षी लेखी जी से जवाब ले लेते हैं इसका। मीनाक्षी लेखी जी, आपने सुना राज बब्बर साहब को, राजनीतिक दृढ़ता है इस वजह से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, शर्म की बात है कि इस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है और इनको मैं बताना चाहती हूं कि अगर पाकिस्तान के में बैठे हुए लोगों ने कुछ किया अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने न केवल अफगानिस्तान और तमाम तरीके के एक्शन लिए, बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर ओसामा को खत्म किया और उसको समुद्र में फेंक दिया। और ये जो उदाहरण इस तरीके के सेट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के, वो लोग जब भाषणबाजी करते हैं तो मुझे जरा शर्म आती है, और कहीं लगता है कि कई बार बात ना करना भी संदेश होता है। कई बार इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसको अलग कर देना भी एक संदेश होता है। कई बार मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देके खत्म कर एनडीए की सरकार थी तब क्या हो रहा था, और वो भी फेल हो जाए तो मिलिट्री एक्शन भी दिया जाता। चलिए, हाँ, मैं बताती हूँ तब क्या हो रहा था। अब मेरे को आप समय दीजिए क्या हो रहा था। तब पोखरण हुआ था, तब ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, और ऑपरेशन पराक्रम से क्या हासिल हुआ था? दीजिए, टोकिए नहीं। और उस समय पर ही कारगिल हुआ था, उसके बाद क्या हुआ? अब मैं बता रही हूँ, आप सुनने की पेशकश करें। आप सुनेंगे, आप सुनिए, आप सुन नहीं सकते, आपके अंदर हिम्मत नहीं है सुनने की। नहीं, आप बताइए ना, सुन रहा हूं। मुशर्रफ ने पहली बार 2002, 2003 और 2003 के अंदर सिग्नेचर किया था सीज फायर का, और जितनी पहली बार माना था कि पाकिस्तान की जमीन जो है टेररिज्म के लिए और आतंकवादी घटनाओं के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, और वो जो सीमा पार से लोग आते हैं वो नहीं आएंगे। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है किसी भी देश का कि वो लोग टेररिज्म स्पॉन्सर कर रहे हैं। और उसके बाद बॉर्डर फेंसिंग हुई थी, जिसकी वजह से उसके बाद की इन्फिल्ट्रेशन कम हुई थी। लेकिन जमीनी स्तर पर क्या हुआ? करने से कुछ बदला नहीं ना, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं बदला। इस पर बात करेंगे आगे। राज बब्बर जी भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। राज बब्बर साहब, आपने सुना मीनाक्षी लेखी को कुछ देर पहले, उन्होंने बताया कि किस तरह से एनडीए के कार्यकाल में उन्होंने परवेज मुशर्रफ से हस्ताक्षर कराए थे सीज फायर पर, और क्या कुछ उन्होंने हासिल किया था। आपकी सरकार वो सब नहीं हासिल कर पाई है, ये उनका आरोप, और अब इस तरह के माहौल में भी बातचीत करने के लिए तैयार है।
देखिए, मीनाक्षी जी जब भी बातचीत कर रही थी तो बहुत ज़्यादा शर्म महसूस कर रही थी। मैं उनसे कहूँगा जब देश की बातचीत हुआ करे तो इतनी शर्म महसूस मत किया करें। और जहाँ तक सवाल है कि उनको शर्म महसूस हो रही है, बातचीत की प्रक्रिया जो है वो एक प्रक्रिया है, वो चलती रहती है। कारगिल हुआ तो उसके बाद में अगर आगरा का समिट हुआ तो किसी ने ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। बातचीत हुई, मुशर्रफ उठ के चला गया, उसके बाद भी बातचीत की प्रक्रिया चलती रही। और बहुत सारे इस तरह की चीजें हुई हैं। अगर हम एक बात कहें, जो आतंकवादी है वो चाहता है कि बातचीत ना हो, इसीलिए वो इस तरह की हरकतें करता है और हर बार ऐसी हरकतें होती हैं। मेरा सिर्फ आपसे यही एक विनती है, निवेदन है कि हम लोगों को उन आतंकवादियों के ट्रैप में नहीं आना चाहिए। नंबर एक बात, वो चाहे यहां हो या पड़ोसी मुल्क के साथ में हो। लेकिन अगर आज की तारीख में प्रधानमंत्री उनका यह कहता है कि हमें शांति वार्ता, हमें अमन की बातचीत जारी रखनी चाहिए, तो वो अमन की बातचीत कैसे जारी रखना चाहता है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सरकार ने सदन के अंदर कहा है कि बातचीत करने के लिए पहले उन चीजों को एड्रेस करना होगा जो हमारे यहाँ कांड हुए हैं। 26/11 हुआ, लेकिन एड्रेस नहीं किया उसके बावजूद, राजब्बर जी, लेकिन उन्होंने एड्रेस नहीं किया, उसके बावजूद बातचीत हो रही है ना, बातचीत की जानी है। और अगर वो प्रधानमंत्री इतना कमजोर है कि वो इस तरह की जो घटनाएं होती है उन्हें नहीं रोक सकता, फिर क्यों बातचीत की जाए? क्या हासिल होने वाला है इस बातचीत से? सभी मेहमान इस पर बात करने के लिए बने हुए हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भरत वर्मा भी मौजूद हैं। भरत वर्मा जी, आपने राजब्बर साहब को सुना, उनका कहना है कि राजनीतिक दृढ़ता है, इस वजह से बातचीत की जा रही है। और क्या कहना चाहते हैं नवाज शरीफ शांति वार्ता को लेकर, यह सुनने की जरूरत है? पिछले 9.5 साल से सिर्फ डायलॉग हो रहा है, जबकि फॉरेन पॉलिसी में डंडा और डायलॉग, कैरेट एंड स्टिक एक साथ चलना चाहिए। आज की तारीख में जी डंडा चलना चाहिए। जब डंडे से पोजीशन क्लियर हो जाती है और पाकिस्तान एक पिंच फील करता है तो वो नेगोशिएटिंग टेबल में आएगा। उस समय आप डायलॉग करिए। तो डायलॉग कब करना है और डंडा कब चलना है, ये अलग अलग चीजें हैं। डंडे से मतलब आपका अगर आप सिर्फ डायलॉग करते रहेंगे तो चीन, डंडे से आपका मतलब कोई सीमित युद्ध है, अंदर आ जाता है। और दूसरी चीज ये है कि ये बार बार इस देश में कहा जा रहा है, जो विजय भी कह रहे हैं, तो क्या युद्ध कर लिया जाए? युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए 24/7 जी, इसीलिए आपकी मिलिट्री है। लेकिन उसके पहले बहुत सारे एक्शंस आप ले सकते हैं पाकिस्तान के साथ, एक मैसेज देने के लिए। लेकिन आप बच्चों की तरह जिद कर लें आपके प्रधानमंत्री कि नहीं, हम सिर्फ बातचीत ही करेंगे। और इस देश को यह भी गुमराह किया जा रहा है कि पड़ोसी बदल नहीं सकते। ईस्ट पाकिस्तान पड़ोसी था, उसको बांग्लादेश बना दिया। चाइना का बॉर्डर आपके साथ नहीं था, उसने एक इंडिपेंडेंट कंट्री तिब्बत को पकड़ के खा लिया और बॉर्डर आपके साथ बना दिया। तो ये झांसा जो नेता इस देश के दे रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है राजब्बर साहब, इस पर आपकी प्रतिक्रिया कि डंडा जब चलना चाहिए तब डंडा नहीं चलता, तब बातचीत की जाती है, जब बातचीत होनी चाहिए तब, इसको लेकर सरकार की नीति ठीक नहीं है? वर्मा जी का अंदाज अपना है, मैंने बहुत बार इनको सुना है। और ये जिस तरह से इस राजनीतिक परिवेश में, डिप्लोमेटिक परिवेश में जो चीजें होनी चाहिए, कभी कभी जरूरी नहीं होता है कि बातचीत जो है सिर्फ सर झुका के की जाए। बातचीत शिकायत के रूप में की जाती है, और जब शिकायत के रूप में की जाती है तो सामने वाले को तौला जाता है। और ये लेकिन आपको कभी भी पाकिस्तान से कुछ हासिल नहीं हुआ है ना। उनके प्रधानमंत्री वहां पे आए हैं। ऐसा ना कहें आप, अगर आपने वाकई रक्षा मसलों के आप विशेषज्ञ हैं तो वर्मा जी जरा देख लीजिएगा UPA 1 और UPA 2 ने क्या अचीवमेंट की है। राजब्बर साहब, अच्छा बताएं 3 बड़े अचीवमेंट पाकिस्तान के मसले को लेकर जो UPA ने हासिल किए हैं।
नहीं, आप 66 साल से तोल रहे हैं, आप 66 साल से तोल रहे हैं और आप अभी तक तोल नहीं पाए। आप 66 साल से तोलते ही रह रहे हैं, तो आपके तोल की मशीन बहुत गड़बड़ चल रही है, उसको बेच दीजिए, दूसरी नई खरीद लीजिए। बहुत बेहतर आपने कहा है, मशीन इसीलिए दोबारा खरीदी जाए। हमारे यहाँ हम ये नहीं कहते किस सरकार ने चलाई, किस प्रधानमंत्री ने चलाई, हमारे देश में बस चलाई, ऑर्डर प्लेस कर और दिया उसके होगा। बस चलाने के भरत वर्मा जी, अगर आप ये सारी बातें कह लेंगे, अगर अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू आप रखेंगे, तो मुझे लगता है कि बात तो कहीं नहीं जा सकती जी। आप थोड़ा सा इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का विदेश मंत्री अभी देश से बाहर बोले राजब्बर साहब। आप अगर आप चाहते हैं कि अगर आप अपने बहुत ऊंचा बोलने की अगर आपको आदत है वर्मा जी, तो मैं आपसे बहुत ज्यादा ऊंचा बोल सकता हूं और आपकी आवाज को मैं एक सांस नहीं लेने दूंगा, लेकिन मुझे बात करने में चलिए बोलिए जवाब दीजिए ना राजब्बर साहब। पे बैठे राजब्बर साहब जवाब दें आप जो है बात करने दीजिए जी, बोले। आप सिंपल सी बात है, देश का प्रधानमंत्री, एक महान देश का प्रधानमंत्री, इस महान देश का विदेश मंत्री देश से बाहर है, उसके विवेक पर भरोसा कीजिए। ये देश की गरिमा का सवाल है, वो क्या करने वाले हैं, क्या कहते हैं, वो आने दीजिए उनको। वो क्या टिप्पणी, यहां बैठ के आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? लेकिन इसी देश के 10 लोग मारे गए ना, 10 लोग शहीद हुए। यहाँ पर चैनल पर बातचीत से राजब्बर साहब, इस महान देश के 10 लोग शहीद हुए आज। ये निंदनीय हमला है, इसीलिए ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही घटिया काम है उनका, कायराना काम है। ये लोग किसी मजहब या किसी धर्म के नहीं हैं, ये लोग कातिल लोग हैं जो उस धरती से आते हैं और यहां पर कत्ल करके खून खराबा करके जाते हैं। इसलिए जो है प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जब बाहर हैं तो वो क्या टिप्पणी करते हैं आने के बाद, बस तक का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए फैसला करने की। मीनाक्षी जी, क्या इंतजार करना चाहिए? चुनी हुई सरकार का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री वहां पर गया है। ठीक है मीनाक्षी जी। देखिए, पहली बात तो मैं जो कुछ अब तक 2 बार राजबब्बर साहब बोल चुके, तो उन दोनों बातों पे मैं रिएक्ट करना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए, तो काश ऐसा माहौल बना पाते भारत देश के प्रधानमंत्री कि मैं चाहकर भी अपना प्रधानमंत्री उनको कह सकती, चाहे हमारे राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं हैं वो पक्ष और विपक्ष की हो सकती थी, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भारत का है, ना कि किसी पार्टी का है। लेकिन ना भारत के विदेश मंत्री और ना ही भारत के प्रधानमंत्री ने अपने बिजनेस को इस तरीके से कंडक्ट किया है कि मैं उसको गौरवान्वित महसूस कर सकूं। इसलिए मुझे शर्मसार होना पड़ रहा है और पूरे देश को शर्मसार होना पड़ रहा है। और जब बात करने की बात है तो बात आंख दिखाकर भी होती है और बिना बात किए भी बात होती है और आंख झुकाकर भी होती है। तो कि ओबामा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की पीठ थपथपाता है जो कि उनसे 20 साल उम्र में कम हो। जी मीनाक्षी जी, लेकिन राजब्बर भी तो यही कह रहे हैं ना, वो फिर आप उससे इत्तेफाक रखती हैं कि क्या आंख दिखा के बात होनी चाहिए? नहीं, राजबब्बर ये नहीं कह रहे, नहीं, वो ये बात नहीं कह रहे। वो कह रहे कि हमें शर्मसार नहीं होना चाहिए। वो कह रहे कि बात जो है वो आप सक्षम स्थिति से कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये इन्होंने ये भी कहा कि कारगिल हुआ और कारगिल के समय भी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे और उस समय भी वहां की आर्मी ने ये सब चीजें की। तो आप मुझे बताइए, आप डायलॉग किससे कर रहे हैं? वहां पर 3 ताकतें हैं पाकिस्तान में, आप डायलॉग उससे कर रहे हैं जिसके पास कोई ताकत नहीं है, मीनाक्षी जी, लेकिन उससे कर रहे हैं जो आपको धोखा दे रहा है। ये सवाल भी तो आपसे पूछा गया ना, बातचीत तो आपने भी की थी, ये कारगिल होने के बाद भी की थी। नहीं, बातचीत, आप मेरी बात सुनिए। आपने मुझे बातचीत के बाद जो मैंने अचीव किया मैंने आपको बता दिया, और जो मैंने अचीव किया वो ऑपरेशन पराक्रम से किया, ना कि बातचीत से किया। उससे आपको क्या शिक्षा मिलती है कि कौन सी भाषा पाकिस्तान के साथ चलती है? जैसा कि भरत वर्मा जी कहा, ऑपरेशन जब डंडा चलाने की बात हो, आप बातचीत करें। आप ऑपरेशन पराक्रम का जिक्र करें भरत वर्मा जी, कि ऑपरेशन पराक्रम से वो कुछ हासिल हुआ था या उससे नुकसान हुआ था या फायदा हुआ था ऑपरेशन पराक्रम से? आपसे जानना चाहेंगे संक्षेप में। एनडीए के टाइम पर गलतियां हुई हैं, बॉर्डर उन गलतियों को ये सरकार को दोहराने की जरूरत नहीं है, उससे सीख लेनी चाहिए। ये सरकार पुरानी गलतियों से सीखने की बजाय, आप ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन पराक्रम फायदेमंद नहीं था, उससे नुकसान हुआ?
ऑपरेशन पराक्रम में अगर लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करते तो फायदेमंद था, अदरवाइज वो मजाक बन गया इस देश का। क्या इस तरह के हमले के बाद भी पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? नरेंद्र मोदी ने तिरुचिरापल्ली में कहा है कि इस तरह के हमले के बाद चुप नहीं रह सकते, मुंह पे ताला लगा के बातचीत नहीं हो सकती है। राज अब्बर साहब, क्या कहेंगे आप? राज अब्बर साहब तक आवाज नहीं जा रही है। हमारे साथ राजेंद्र राणा जी मौजूद है। राजेंद्र राणा जी, नरेंद्र मोदी तिरुचिरापल्ली में बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि हमले के बाद चुप नहीं बैठना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, मैं इस बात में तो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने लेखी जी का, राज बब्बर साहब का, दोनों की बातें मैंने सुनी है। एक बड़ी अफसोस की बात है कि अभी यूपीए की गवर्नमेंट में भी सैनिकों के सिर काट के ले गए, इतने बड़े बड़े हमले हुए हैं, और विदेश नीति के रूप में ये पूरी सरकार विफल है। इनके किसी भी पड़ोसी राष्ट्र से कोई अच्छे संबंध नहीं बने हैं। आज से 20 साल पहले जो जिन राष्ट्रों से हमारे संबंध थे, जो हमारे बफर स्टेट थे, राजनीतिक तौर पे विदेश नीति के रूप में ये सरकार बिल्कुल फेल है। और जो लेखी जी कह रही थी, लेखी जी की बात में मुझे हंसी आती है। काफी ज्ञान है और विद्वान भी है मेरे विचार से, अनुभव भी होगा जी। लेकिन यदि ये सरकार कमजोर राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखती है यूपीए की सरकार में, इससे पहले या कमजोरी दिखाई देती है, ठीक है, तो इनसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र में, वो तो बिल्कुल नपुंसक थी। कंधार में तो आतंकवादियों को दे आई जी, सरकार आंख बंद करके बैठी आपने रही। कहा कि दोनों ही सरकारें, ना एनडीए की सरकार कुछ कर पाई और ना ये सरकार कुछ कर पा रही है। अंदर तक 20 मील तक बंकर बना लिया उन लोगों ने। लेकिन इस सरकार को आप समर्थन देते हैं। चलिए ठीक है, दोनों से एक राय, दोनों से राय ले लेते हैं। मीनाक्षी लेखी जी से भी, राज अब्बर साहब से भी। राज अब्बर साहब, आप सुन रहे हैं राजेंद्र राणा जी को, उनका कहना है कि सक्षम नहीं है, विदेश नीति में आप पूरी तरह से विफल रहे हैं। नहीं, आप हमारी 1 मिनट सुन लीजिए, हमें आधा मिनट दीजिए आप प्लीज। आप हमें आधा मिनट दीजिए, आप हमें आधा मिनट बोलने दीजिए जी। बोले क्या आप हमें मैडम, आप आधा मिनट हमको जी। बोलिए बोलिए बोलिए। हम ये जानना चाहते हैं लेखी जी से कि आपकी ये सरकार तो कमजोर साबित हुई और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार थी वो तो नपुंसक साबित हुई। ठीक है, कारगिल का हमला हो गया, जवाब ले लेते हैं ना, ये तो बात आपने कह दी ना। मीनाक्षी लेखी जी, प्रतिक्रिया इस पर आपकी। हो गया, और यहाँ तक की जो मीनाक्षी लेखी जी, देखिए राजेंद्र राणा जी को मैं 2-3 चीजें याद दिलाना चाहती हूँ। पहली चीज याद दिलाना चाहती हूँ कि गुलाम नबी आजाद के साले का अपहरण हुआ तो उस समय 5 लोगों को रिहा किया गया कांग्रेस सरकार द्वारा। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण हुआ, तब जो है 5 या 3 लोगों को रिलीज किया गया। तो जब 200 लोग, आप मेरी बात पूरी करने दे बिना टोके, जब 200 लोग, आम जनता, भारत के नागरिक का अपहरण हो जाए तो आप क्या उनको मरने के लिए छोड़ सकते हैं? राजेंद्र राणा जी की पार्टी और तमाम देश के ये आपका जवाब है, ठीक है, और कांग्रेस पार्टी, सब लोग प्रधानमंत्री निवास में घेर के बैठे थे। पहली चीज। दूसरी चीज, भोला सिंह, अगर आपको याद हो 75-77 में जब अपहरण हुआ और कानपुर और लखनऊ के प्लेन को हमारे पास समय इतना ही है, माफ कीजिएगा जी। कांग्रेस में इंदिरा गांधी का, ठीक है, 1 मिनट, इंदिरा गांधी के केसेस विड्रॉ करना चाहता था, उन 2 लोगों को एमएलए बनाया गया कांग्रेस सरकार द्वारा। ठीक है, ठीक है, और तो छोड़ा भी गया। ठीक है, ये आपका इस पर जवाब है। राज अब्बर साहब, लेकिन जो राजेंद्र राणा जी कह रहे हैं उस पर संक्षेप में आपका जवाब। और नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि चुप नहीं बैठना चाहिए। संक्षेप में, समय खत्म हो रहा है। देखिए, ये व्यक्तिगत आक्षेप तरह से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा, ये बहुत ही गंभीर बात पर बहस है। और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये इस वक्त जिस बात को लेकर मैं फिर दोबारा उसी बात को रिपीट कर रहा हूं कि बातचीत किस ढंग से की जाती है, आंखों में आंखें डालकर शिकायत
कितनी पुरजोर होती है, ये इस बात का इंतजार करना चाहिए। प्रधानमंत्री बाहर हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें उन लोगों के ट्रैप में नहीं आना चाहिए जो आतंकवादी हैं, जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं कि कोई बातचीत ना हो। जी हाँ, ठीक है, चलिए। उनको उनके मुंह पर तमाचा होगा। जो कह रहे हैं कि इसका इंतजार करना चाहिए, बातचीत किस रूप में होती है उसका इंतजार करना। चलिए, देखना होगा कि क्या हासिल किया जाता है, क्योंकि अभी तक कुछ हासिल नहीं किया जा सका है पाकिस्तान से बातचीत किए जाने के बाद। क्या इस बातचीत के बाद कुछ हासिल होने वाला है? क्या भारत कुछ दिखा पाएगा? क्या प्रधानमंत्री जब वापस देश आएंगे तो क्या कहेंगे? इसका इंतजार करना चाहिए, ये कहना है राज बब्बर साहब का। तो देखना होगा कि क्या कहा जाता है और किस तरह की बातचीत होती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।